नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इक्वल एमएसपी के बारे में बात करेंगे कि कौन है हकदार, छठा पे कमीशन का रिपोर्ट क्या बोलता है, सातवां पे कमीशन का रिपोर्ट क्या बोलता है। और दूसरी बात करेंगे दोस्तों कि आप सब शायद कई सारे पेंशनर्स ये सोचते होंगे कि हमेशा एरियर एरियर के नाम पर चिल्लाते रहते हैं, आखिर एरियर कितनों को मिलता है इस चिल्लाने की वजह से। तो आपको पहली बार 568 का एरियर खाते में जमा होते हुए समझाऊंगा, दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर हमारे बताने से लाखों पेंशनर्स वीडियो में देखें कि एरियर मिल रहा है, एरियर मिल रहा है, और उसमें से अगर 1, 2, 10, 50, 100 को भी एरियर मिल जाए तो मेरा तो काम सक्सेस है, चाहे आप कुछ भी सोचें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इक्वल एमएसपी के बारे में और 568 सर्कुलर के एरियर के बारे में समझाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि कैसे पेंशनर के खाते में 25 जनवरी 2024 को एरियर क्रेडिट हुआ है। जी हां, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इक्वल एमएसपी कौन है हकदार। जी हां, इक्वल एमएसपी 15,500 हो, 10,800 हो या 5,200 हो, आखिर हकदार कौन है। सबसे पहले दोस्तों 6 सीपीसी बराबर एमएसपी। जी हां, छठे पे कमीशन ने बोला है कि बराबर एमएसपी मिलना चाहिए। कैसे बोला है, चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा करके समझाता हूं। छठा पे कमीशन का रिपोर्ट देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं भारत सरकार का रिपोर्ट है छठे पे कमीशन का, यानी कि 6 सीपीसी का ये रिपोर्ट है जो पे कमीशन ने सरकार को सौंपा था मार्च 2008 में। अब इस रिपोर्ट को बाद में जाकर सितंबर 2008 में सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करके छठे पे कमीशन को लागू कर दिया था। अब इसमें दोस्तों एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में क्या बताया गया है, ये जो पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं जो कि 1.2.21, इस पैराग्राफ में एमएसपी के बारे में वर्णन किया गया है। और अंतिम में जो निचोड़ है इसका कि एमएसपी क्यों दिया जाए, वो इस वाले अंश में है। ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी, इस वाले अंश में है। तो यहां पर जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं कि आखिर यहां लिखा क्या हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि हालांकि सैन्य जीवन की कठिनाइयों के कारण रक्षा बलों के कर्मियों अर्थात सेना, नौसेना और वायुसेना के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं के लिए वेतन के एक अतिरिक्त तत्व जिसे सैन्य सेवा वेतन यानी कि एमएसपी कहा जाता है द्वारा मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव है। यानी कि एमएसपी को सैन्य जीवन की कठिनाइयों के मुआवजे के तौर पर छठे पे कमीशन ने रिकमेंड किया था, जिसको सरकार ने लागू किया था। यानी कि सैनिक जीवन की कठिनाइयों का मुआवजा जो कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आपने देखा दोस्तों कि कहीं ना कहीं जीवन की कठिनाइयों के लिए एमएसपी को दिया गया है और वहां कहीं भी ओआर, जेसीओ, अफसर, एमएनएस नहीं लिखा है। इसका मतलब एमएसपी बराबर होना चाहिए। अगला दोस्तों 7वां सीपीसी, ऑफिसर्स एमएनएस को 5,200 या 10,800 दो और जेसीओ जवानों को 15,500 दो। जी हां, जो 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन है वो इसी बात को बोलता है कि ऑफिसर्स एमएनएस को जो है 5,200 या 10,800 दो, यानी कि कम दो, और जो जवान है जो कम सर्विस करके आते हैं उनको दो 15,500, ज्यादा उनको दो। चलिए 7वें पे कमीशन का रिपोर्ट दिखा के आपको समझाता हूं। अब ये जो आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है जो कि 7वें वेतन आयोग का रिपोर्ट है। देखिए, रिपोर्ट ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन, जो कि नवंबर 2015 का रिपोर्ट है दोस्तों, जिसको आगे जाकर के 2016 से लागू किया गया था गवर्नमेंट द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करके। अब इसमें जो है एमएसपी के बारे में, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में क्या बताया गया है जो कहीं ना कहीं जेसीओ जोआर को ज्यादा एमएसपी की तस्दीक करता है। ये देखिए जो पैराग्राफ नंबर ये जो आप देख पा रहे हैं 6.2.10, ये जो पैराग्राफ है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है एमएसपी को लेकर के 7वें पे कमीशन ने रिकमेंड की थी, जो यहां तक है ओनली पर्सनल ओनली। आगे दोस्तों इसको मैं अब हिंदी में आपको समझाता हूं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। 6.2.10 में जो लिखा हुआ है दोस्तों, आयोग ने मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद नोट किया कि ऐसे विशिष्ट तत्व हैं जो रक्षा बलों के कर्मियों को अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों से अलग करते हैं। आगे दोस्तों
ये लिखा हुआ है कि उनके द्वारा अनुभव की गई सेवा की विशिष्ट परिस्थितियों से जुड़े अमूर्त पहलू उन्हें नागरिक कर्मचारियों से अलग करते हैं। यानी कि सिविल और जो डिफेंस जो फौजी है उनका जो है डिफरेंस बताया गया है यहाँ आगे। सैन्य संस्थान राष्ट्रीय गौरव का प्रमुख प्रतीक है। इसके अलावा अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिए, इसके अलावा रक्षा कर्मियों विशेष रूप से अन्य रैंकों ओआर की कम उम्र में सेवानिवृत्ति भी एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किया गया है। मैं दोबारा से इस लाइन को रिपीट करता हूं, इसके अलावा रक्षा कर्मियों विशेष रूप से अन्य रैंकों ओआर की कम उम्र में सेवानिवृत्ति भी एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किया गया है। यानी कि एमएसपी को देते समय किस बात पर विचार किया गया है आप इस सेंटेंस से समझ पा रहे हैं। इसलिए आयोग ने एक सचेत निर्णय लिया है कि सैन्य सेवा वेतन यानी कि एमएसपी जो ऊपर वर्णित विभिन्न पहलुओं के लिए मुआवजा है और नागरिक वेतनमानों पर रक्षा बलों द्वारा ऐतिहासिक रूप से प्राप्त बढ़त के लिए केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट कहीं ना कहीं कम सर्विस वालों को एमएसपी देने की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या 26 जनवरी 2024 को एमएनएस ने ₹15,500 पर दावा ठोक दिया? जी हां, एमएनएस का एक कंटीजेंट 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर चलता हुआ आपको दिखाई दिया। पहले ये वीडियो का क्लिप देखिए। Following the ban, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy, and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. तो आप सबने देखा दोस्तों कि पहली बार ऐसा हुआ कि एमएनएस का एक कंटिंजेंट कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को चलता हुआ मार्च करता हुआ दिखा दिया। क्या इसका मतलब यह है कि आगे एमएनएस जो है 15,500 एमएसपी पर उनका दावा ठुक गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही है, इसलिए इस बात को मैं यहां लेके आया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नारी शक्ति को दिखाया गया है। अब की बार 26 जनवरी का जो मार्चिंग जो हुआ था उसमें नारी शक्ति को दिखाया गया, जो कहीं ना कहीं देश की एक उभरती हुई शक्ति है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एमएनएस का एमएसपी के ऊपर जो दावा है, इसके ऊपर उसके साथ कोई भी रिलेशन मुझे तो नहीं लगता कि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशखबरी, पहली बार जनवरी 2024 में सीपी ग्राम्स के शिकायत के बाद आया सर्कुलर 568 का एरियर खाते में। जी हां दोस्तों, आपको आगे में दिखाऊंगा, बकायदा कैलकुलेशन शीट दिखाऊंगा, बैंक से जारी किया गया, और आपको जो एरियर क्रेडिट हुआ है वो भी दिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, पहली बार 568 का सर्कुलर का एरियर जो है पेंशनर के खाते में आया है, जो 25 जनवरी 2024 को आया है। 25 जनवरी 2024 को आया पेंशनर के खाते में 1,21,802 रुपए। देखें कैलकुलेशन शीट और बैंक का मैसेज। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन शीट भी दिखाता हूं और बैंक से जो मैसेज आया है उसको भी दिखाता हूं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप सीपी ग्राम्स का जो ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन वाला पेज आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, जहां पर शीश राम जी का ग्रीवेंस का डिटेल्स है, जहां पर उन्होंने ये देखिए यहां पर उन्होंने ग्रीवेंस डाला था सर्कुलर 568, सर्कुलर 555 और सर्कुलर 570 से जुड़ा हुआ ग्रीवेंस डाला था। और इस ग्रीवेंस का हाल ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देखिए कैलकुलेशन शीट भी बकायदा बैंक ने जारी किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर्कुलर 568, सर्कुलर 555, सर्कुलर 570 और सर्कुलर 666, यानी कि छठे पे कमीशन का, ओआरओपी 1 का, 7वें पे कमीशन का और ओआरओपी 2 का, चारों के चारों सर्कुलर का ये कैलकुलेशन शीट बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया था। देखिए शीश राम यादव जी का ये अकाउंट नंबर आप अंतिम में देख पा रहे हैं 1748। आगे मैं आपको दिखाऊंगा इनके अकाउंट में कितना पैसा एरियर के रूप में क्रेडिट हुआ है। ये अकाउंट नंबर आप देख रहे हैं 1748। आगे देखिए ये उनका जनवरी 2006 से कैलकुलेशन शीट है, पूरा आप देख पा रहे हैं। जनवरी 2006 से लेकर के ये कैलकुलेशन होता है, आगे ओआरओपी 1 तक जाता है, उसके बाद आगे 7वें पे कमीशन तक भी जाता है और ओआरओपी 2 तक भी जाता है। आप देखिए ये जब उन्होंने कैलकुलेशन शीट मांगा तो उनको कैलकुलेशन शीट ये दिया गया था। ये देखिए, अब देखिए यहां पर जो एरियर का डिटेल्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें बैंक ने बकायदा उनका कुल एरियर निकाला था 5,391 रुपए,
और उसमें यह बताया गया था कि उनको पहले ही 3,62,917 रुपए दिया जा चुका था। उनका रिकवरी में जीरो अमाउंट, कुछ भी रिकवरी नहीं था। उसके बाद टोटल एरियर बचता था पेमेंट करने के लिए 1,37,474 रुपए। और आगे फिर OROP 2 का चौथा इंस्टॉलमेंट उनको दिए जाने की वजह से 15,672 रुपए फिर से माइनस किया जाता है और 1,21,802 रुपए उनका एरियर बन रहा है दोस्तों, जो कि कुल मिलाकर के 568 सर्कुलर का, 570 सर्कुलर का, 555 सर्कुलर का और 666 सर्कुलर का, यानी कि छठा पे कमीशन, OROP 1, सातवां पे कमीशन और OROP 2 का, ये सभी को मिलाकर के उनका एरियर का बकायदा जो बचा हुआ अमाउंट था वो बन रहा था 1,21,802 रुपए। और ये जानकारी उनको तब मिलती है पेंशनर को जब वो CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल करके अपना कैलकुलेशन शीट मंगवाते हैं। तो ये वाला आपने कैलकुलेशन शीट देखा। अब आगे आपको मैं बैंक का मैसेज दिखाता हूं जिनमें जो है पेंशनर को ये पूरा एरियर मिल जाता है और ये एरियर उनको मिलता है 25 जनवरी 2024 को। तो आपने अभी कैलकुलेशन शीट देखा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जारी हुआ था। अब ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, इस मैसेज में आप जैसे देख पा रहे दोस्तों 1,21,802 रुपए पेंशनर के खाते में, वही खाता है जो आप खाता नंबर आपने जो कैलकुलेशन शीट में देखा था वही खाता नंबर है, उसी में उनके अकाउंट में जमा हुआ है और 25 जनवरी 2024 को ये क्रेडिट हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में अगर आप भी एलिजिबल हैं, आपको भी 2016-17 में नहीं मिला है तो कार्रवाई आप भी कर सकते हैं। 568 सर्कुलर का एरियर अभी भी मिलने के चांसेस बचे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।